हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो जो था आपका 500 साइंस क्वेश्चन का जो पूरा जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें ये दूसरा वीडियो है। और हम लोग जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था आपका मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिक्सचर और एलिमेंट क्या होते हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी आई मीन आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है वो है। तो जो भी अगर हम लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो पहला वीडियो है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आई बटन में डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे आई बटन में जाके आप क्लिक करके वहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 वही है, हम लोग सेम अप्रोच से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ जो अभी जो ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट। तो अभी जो हम लोग साइंस जो अभी अभी जिस पे रिलाई कर रहा है, अभी जो हम लोग जो जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानते हैं वो किस किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो अभी अभी का जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन है और आई मीन न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो अभी कंसेप्ट है ये आपका नील्स बोर जो है उनके द्वारा दिया गया था। तो ये नील्स बोर जो है 1913 में ये एक थ्योरी प्रपोजल लेके आए कि जो भी होगा, जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लीजिए ये ऑर्बिट है आपका, तो ये ऑर्बिट है आपका, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है इसमें आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसमें है इलेक्ट्रॉन और इसमें है, ठीक है। तो इसमें से अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो और इलेक्ट्रॉन है अगर इस ऑर्बिट में आना चाहता है तो इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो यही नील्स बोर यही कंसेप्ट लेके आए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर या लोअर ऑर्बिट में या कक्षा में जंप करेगा तो उसको एनर्जी इधर गेन करना पड़ेगा, नहीं तो रिलीज करना पड़ेगा। तो उसी कंसेप्ट पे अभी हम लोग सारे मतलब जो अभी जो करेंटली हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हो गया नील्स बोर्स जो थे उनके 1913 में जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि इन 1903 हु हैड प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का जो फर्स्ट टाइम जो एटम का आपका जो ये एटम जो वर्ड शब्द आया था वो किसने प्रपोज किया था, ठीक है। तो एंड ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेयर नोन टू अस। इसके कारण जो एटम जो भी साइंटिस्ट एटम प्रपोज किए कि एटम होता है, तो एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसी वक्त आपका इन्वेंट हुआ था या सामने आया था। तो वो थे आपका ये जे थॉमसन थे। वो क्या किए कि 1897 ईस्वी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी खोज की थी, ठीक है। तो वही आगे जाके ये मॉडल लेके आए जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा और कोई भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो भी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और जो उसका जो ऑर्बिट होता है जिस पे वो चक्कर काट रहा होता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जे थॉमसन जो है वो लेके आए थे। तो ये 1997 में वो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन भी किए थे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब क्या है कि नेम एन एटम इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जनरली कोई भी अगर एटम है, मान लीजिए एक कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये उसके इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जनरली होता ही है, कोई भी एटम उठा लो आप, सब में होता ही है। लेकिन क्या है, एक ऐसा भी एलिमेंट है आपके पास जिसमें कि ये न्यूट्रॉन नहीं होता, ये आपका जो न्यूट्रॉन है ना ये नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो वो आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन और सिर्फ देखिए सिर्फ प्रोटॉन होगा नाभिक में या जो भी है आपका न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन जो है नहीं है, ठीक है। तो वो है आपका हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या है आपका, हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल मतलब इन्वेंशन हुआ था जिससे पता चला कि आपका एक हाइड्रोजन मॉडल भी है। वो आपको अगर डिटेल जो हम लोग क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको एलोबरेट करके हम लोग समझाएंगे। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन
जिसमें आपका एक ही न्यूट्रॉन होता है और आई मीन न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है देखिए कि which model does not able to explain the stability of atom। देखिए बहुत सारे थ्योरी आए, बोर थ्योरी आए, रदरफोर्ड आए, थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आया। ये इनका अपना अपना मॉडल था, अपना अपना कहने का तरीका था कि आई मीन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, प्रोटॉन ऐसे होता है, नाभिक ऐसे होता है, एटम ऐसे स्टेबल रहता है, वैसे स्टेबल रहता है। तो ये अपना अपना सब अपना दिए। तो ये बोल रहा है कि which मॉडल डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द, तो कौन सा इसमें जो ये जो चारों जो मॉडल है इसमें से कौन सा मॉडल है जो इलेक्ट्रॉन जो भी है, मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है, इसमें आपका प्रोटॉन और आई मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है, ये नाभि है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है कोई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है? तो स्टेबिलिटी यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहीं रहे यहीं रहे। तो स्टेबिलिटी ये जो थे आपके जो ये रदरफोर्ड थे, ये रदरफोर्ड ने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन ये जो आपका चक्कर काट रहे हैं ये अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये न्यूक्लियस के पास आते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना इसके पास एनर्जी है वो इतना चक्कर काट रहे हैं। अगर एनर्जी इनसे एनर्जी लॉस होता है तो ये यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ गए। ऐसे में तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर पूरा एनर्जी लॉस कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर पूरा एनर्जी लॉस कर देता है, ये क्या होगा कि एट द लास्ट में क्या होगा, ये इसके पास तो एनर्जी रहेगा नहीं, तो ये तो घूमेगा नहीं, तो क्या होगा, ये आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये एक अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता तो जितना भी हम लोग अभी एटम देख रहे हैं या जितना भी हम लोग आसपास में देख रहे हैं सारा कुछ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ अगर होता तो सारा तो अनस्टेबल होता, सारा तो रेडियो एक्टिविटी की तरह सब मतलब अनस्टेबल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहे हैं, अगर वो मतलब एनर्जी लॉस करेंगे तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये उनका जो कंसेप्ट था, ये जो मॉडल था वो आपको एटम को अनस्टेबल कर देता था, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग देखें ही कि आपका जे थॉमसन जो थे 1897 ईस्वी में आपका इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किए थे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जे थॉमसन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन साहब जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट किए। तो वो क्या किए कि आपका ऑन पासिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस, जो मान लीजिए ये आपके पास गैस है, ठीक है, ये गैस है आपके पास, इसमें आपने अपने बैटरी लगा दिया, ठीक है, और इसमें आपने ये हाई वोल्टेज का करंट पास किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, और लो प्रेशर जो है आपने लो रखा। तो ये जो सेटअप लगा के जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका आउटकम क्या था, या इसका मतलब इससे मिला क्या? तो इससे आपको मिला था प्रोटॉन, ठीक है। तो इससे मिला था प्रोटॉन कि ये जो भी ये गैस है वो ये जो एक जब हम लोग डिटेल आपको जब हम लोग क्लास होंगे उसमें आपको हम डिटेल से पूरे जो आपका प्रोटॉन का कैसे क्या हुआ हम लोग सारा बताएंगे, ठीक है। तो ये सेटअप किया कि इसमें आपका गैस भर दिया, गैस में जो गैस को बाहर से ये आपका हाई वोल्टेज का करंट दिया, उससे कुछ ये जो पार्टिकल डेविएशन हुआ उसको एनालाइज करके पता चला कि आपको एक अलग तरह का एक फेनोमेना हो रहा है। तो उससे पता चला कि वो क्या है, तो वो पता चला कि वो एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि व्हिच मॉडल डिस्क्राइब देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड एटम रिमेन्स स्टेबल। देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कोई कौन सा मॉडल है, वो कौन सा मॉडल बना है, जब तक वे एक ही ऊर्जा में घूमते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका मान लीजिए चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन। एक तो रदरफोर्ड साहब क्या बोले कि वो इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा एनर्जी लॉस करेगा तो ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो रहेगा नहीं, न्यूक्लियस में तो रहता है आपका प्रोटॉन और आई मीन न्यूट्रॉन, तो ये तो एटम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट कौन लेके आए, तो वो आपको लेके आए बोर्स मॉडल। तो बोर्स ने बोला कि आपका ये जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ जो घूम रहा है ये यहीं ही घूमेगा जब तक उसके पास एनर्जी ऐसा नहीं कि ये कूद के यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है।
तो ये ऐसे ही घूमेगा सेम पाथ में तब तक घूमेगा जब तक उसके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है। यही देखिए लिखा हुआ व्हिच मॉडल डिस्क्राइब्ड एज नो चेंज इन द एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप, मतलब जब तक ये इस कक्षा में घूमते रहेगा, मतलब आपको अगर मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके में घूमते रहेगा जितना 1000 लाख साल 10 साल तक घूमते रहे, इसका जो एनर्जी है ना, इसका जो एनर्जी है, ठीक है, वो कभी नहीं घटेगा। जितना अगर मान लीजिए 10 किलो जूल एनर्जी इसके पास था तब भी था, अगर 10 साल बाद देखिएगा तब भी था। तो ये जो कंसेप्ट है वो आई मीन बोर मॉडल को एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, which of the following is true about the चार्ज एटम। अगर मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए ये एटम हुआ, ठीक है, ये एटम को अगर चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर इस पर चार्ज आ गया, मतलब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये एक है। तो बोला है कि एक मतलब which of the following is true about a चार्ज एटम। चार्ज एटम क्या होगा, कोई भी मान लीजिए कोई भी एटम पे मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया बाहर से तो इस पर निगेटिव आ जाएगा। अगर कुछ नहीं किया है तो आपका न्यूट्रल रहेगा। तो देखिए एनायन क्या होता है, एनायन निगेटिव चार्ज होता है। अगर एनायन कैसे बनता है, देखिए एनायन कैसे बनता है। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए सोडियम है या कुछ भी है, ठीक है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, या कार्बन है, कार्बन सही रहेगा, कार्बन जो है आपका, ठीक है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कार्बन जो है, मान लीजिए इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन और अगर ले लेता है तो इसके पास ये एक निगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देता है, जैसे कि सोडियम है, ये इसके पास मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन अगर एक त्याग कर देता है तो Na+ हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे जाएगा वो निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए पहला लाइन क्या है कि एनायन इज ए निगेटिव चार्ज। हाँ, एनायन मतलब क्या होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो उस पर निगेटिव चार्ज आता था, ये सही है। केटायन इज नेगेटिव चार्ज, नहीं, केटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और केटायन हैज़ गेंड नहीं, केटायन इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एनायन हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होता है, ये कि आपका एनायन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपको मतलब हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग गलती कर देते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही होके आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए एटम जो है आपका, उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काट रहा है और प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है बैठा हुआ है। प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, जो भी है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये दोनों के बीच का जो एक मतलब जो फोर्स होता है जिसके कारण कि एटम एक बंधा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। तो आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बोला है कि नॉट, तो ये क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो नहीं होता। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका हीलियम जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका हीलियम जो है उसमें आपका, देखिए हीलियम एटम है, मेन एटम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है हीलियम, करीब करीब क्या होता है कि मान लीजिए उसमें अगर 2 प्रोटॉन और अगर 2 न्यूट्रॉन अगर हीलियम के ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिल गया तो वो एक अल्फा पार्टिकल बन जाता है। ये आपका अल्फा पार्टिकल, ये जो है आपका अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल हो जाता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ये जो है हीलियम लाइक न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। तो ये बनता है कैसे, मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहता है। मान लीजिए इसके पास ये मान लीजिए जो भी है ये अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल, ये क्या, कोई भी अनस्टेबल चीज़ क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। अगर हम लोग यहाँ कुछ अगर कोई चीज़ का टेंशन हो तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको आराम मिले, या कोई भी थक जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आराम मिले। उसी तरह अगर अनस्टेबिलिटी है तो वो चाहता है कि स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल के करने के चक्कर में क्या होता है, इधर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं तो गेन करेगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो आपका यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला एक जो हीलियम लाइक न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल है। तो ये आपका
फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हुआ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये किसके न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, तो हीलियम की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25। अब क्या है कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपको कोई राइट द केमिकल फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूछ दिया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, देखिए MgCl, ठीक है, ये होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, ठीक है। इसी तरह आपका कॉपर नाइट्रेट होता है तो Cu ले लीजिए कॉपर, और नाइट्रेट होता है NO3। तो ये कॉपर का क्या होता है, 2 वैलेंसी होता है, ये 2 नाइट्रेट चाहिए, ठीक है, NO3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये CuNO3 का होल 2 यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा, Ag, ठीक है, AlCl3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है एल्युमिनियम का ना 3 वैलेंसी होता है, जो इसको 3 क्लोराइड से मिलने से आपका ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। एक होता है आपका, देखिए लास्ट में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जो कभी स्टैंडर्ड सवाल में पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मास नंबर ऑफ एटम। तो देखिए मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, मास, एटम के पास आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, या वो बोलिए या भार बोलिए, जो भी है, द्रव्यमान, कोई भी चीज़ को अगर बोलते हैं, तो ये जो प्रोटॉन है अब प्लस ये जो न्यूट्रॉन है, ये मिलके आपका मास नंबर बोलता है, ये आपका मास नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन का ले लीजिए, तो हाइड्रोजन में क्या है आपका, प्रोटॉन क्या है, 1 है, और न्यूट्रॉन तो 0 है। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 0 मतलब 1। इसी तरह आप कार्बन का ले लीजिए, ठीक है। कार्बन का क्या है, प्रोटॉन जो है आपका 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। तो मास नंबर कितना हो गया कार्बन का, 12, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर जानना है कोई भी सिस्टम का, वो आपको दोनों को जोड़ोगे तो आपको वो ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, आपका मास नंबर मिल जाएगा। तो इसका C आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली अकाउंट फॉर द मास ऑफ एटम। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इसको दोबारा घुमा के बोला गया है। तो वही है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा वही होगा आपका ये होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। देखिए ये हो गया आपका, हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, मान लीजिए एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन मेन जो केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर दे दे मैग्नीशियम का दे दे, मैग्नीशियम को देखिएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 2 लिखते हैं। मतलब क्या है, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे निकल नहीं सकते हैं, या ये दे नहीं सकता है, ठीक है। उसी तरह आप अगर सोडियम का लीजिएगा Na, तो सोडियम में देखिए क्या है, 2 8 1। तो देखिए ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन करने के लिए। तो इसको जैसे कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड लिखिएगा तो NaCl, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 मतलब होता है, तो एक ये मिलके जो भी है, जो ऑक्टेट होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाह्यतम कक्षा में, इसके एक इलेक्ट्रॉन, एक NaCl जो होता है, क्लोरीन जो होता है। तो इस हिसाब से हम लोग मेन जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ठीक है, मेन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको डिफाइन करता है कि आपका ये जो उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 29 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच एटम सेल इज K&L। देखिए हाँ, एटम जो होता है, मान लीजिए कोई आपको बोल दिया कि किसी में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, डिफरेंट जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है उसमें अलग अलग प्रोपोर्शनेट से ये डिवाइड होता है आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए
पहला जो होता है, सबसे पहला जो होता है न्यूक्लियस के पास वाला होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग के, ठीक है। इसके बाद वाले को जो होता है इसको बोलते हैं एल, इसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं एम, ठीक है, इसको बोलते हैं एम, ठीक है। तो के में क्या होता है, के में आपका होता है 2, ठीक है। एल में होता है आपका 8 और एम में जो होता है वो 18 होता है, ठीक है। इस हिसाब से वो वेरी करता है। फार्मूला सिंपल होता है कि 2n², ठीक है। तो टू कांस्टेंट है, एन का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो 2 × 1 का तो ये 2 ही रहेगा। इस हिसाब से आपका एन होगा, ओ होगा, पी होगा, इस हिसाब से आप ये मस्त है एकदम। आपको याद ना रहे तो एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसे कि फार्मूला क्या हमने लिख दिया कि 2n², ठीक है। अब देखिए कि के होगा, एल होगा, एम होगा, एम, ठीक है, एन होगा, ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप एन का वैल्यू रखते जाइए। के लिए एन का वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है। इस हिसाब से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए के में क्या होगा 2 और एल में क्या होगा 8, तो टोटल मिला कितना हो गया 10। तो के और एल मिला के 10 हो गया। अगर यही आपको एम भी इंक्लूड कर लेता कि बोलता कि के प्लस एल प्लस एम में बताइए कितना होगा, तो ये इसका 2, इसका 2 होगा, इसका 2, इसका 8, इसका 18, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लास्ट क्वेश्चन है जो व्हिच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था आपका, तो उसमें किस मेटल का यूज किया था। तो रदरफोर्ड जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा था वो एक फिल्म यूज किया था, ये बहुत पतला सा था। तो ये क्या था, ये आपका था गोल्ड। बोलिएगा गोल्ड ही क्यों लिया, तो गोल्ड एक ऐसा है ना जिसको आप जितना भी इतना, इसको एक मिलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, मिलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मिलिएबल प्रॉपर्टी होता क्या है कि आपका इसको जितना भी पतला कर सकते हैं, इतना लचीला होता है ना, गोल्ड इतना लचीला होता है कि इसको जितना भी पतला एकदम शीट की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये जो मतलब रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको एकदम पतला सा चाहिए था, लेकिन मेटल चाहिए था, ठीक है। इसलिए वो सबसे जो एक मिलिएबल होता है, जो एक लचीला बोलिए, वो आपको मिल गया ये गोल्ड। तो ये गोल्ड को एकदम पतला से पतला आप बना सकते हैं, ठीक है, सीट के रूप में। तो उसने रदरफोर्ड ने यही यूज किया था, क्योंकि ये सबसे एकदम थिनेस्ट होता है, एकदम पतला हो, जितना पतला आप कर सकते हो उतना पतला ये गोल्ड का आप बना सकते हो। क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट में यही था कि हमको मेटल चाहिए था और पतला से पतला, क्योंकि अगर आप लोहा कोई भी और रख दोगे तो कोई भी लाइट या कोई भी चीज़ जो रे निकलेगा वो इसको तो आर पार नहीं कर पाएगा, कुछ आप देख नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो ये है आज के वीडियो में हम लोग यहीं 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके साथ जो रिलेटेड थ्योरी है वो डिस्कस किए। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन अगर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों और जो भी आपके पास जो भी जनरल कंपटीशन या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो रेफ़र करें, उनको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला ये वीडियो है, ठीक है। और जो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही।